आगे चलते हैं। अज्यूम आपने पॉज करके पढ़ लिया होगा। अब सर दो नाम है, सुनना ध्यान से। एक होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, एक होता है डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट ऑब्वियसली जब हम एसेट सीखेंगे तब आएगा। अभी फिलहाल हम इक्विटी एंड लायबिलिटी सीख रहे हैं, तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ एक चीज मिलेगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा एसेट्स के समय पे, तब मैं नहीं समझाऊंगा, तब टाइम पास नहीं करेंगे, अभी दोनों समझ लेते हैं। आओ भाई, तुम्हें कुछ नहीं लिखना, तुम बस सुनो। चलो भाई सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनो। पहली बात, ये डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी क्या पॉइंट है। देखो मोदी जी ने मेरे से एक बात कही। मोदी जी कहते हैं देखो आप 31 मार्च को अकाउंट्स बनाते हो, इंडिविजुअल लायबल होते हैं, 31 जुलाई तक उनको टैक्स पे करना होता है, और सितंबर अक्टूबर तक कंपनी को भी पे करना होता है, करेक्ट है। लेकिन अगर हर कोई इंसान 31 मार्च के बाद टैक्स देने लगेगा तो पूरे साल देश कैसे चलेगा। तो एक चीज होती है एडवांस टैक्स, कई कंपनीज पे लागू होती है कि अगर आपकी कंपनी इस अमाउंट से ज्यादा पैसा छापती है, वो अमाउंट हमेशा एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बताता है, वो चेंज हो सकता है, वो कभी भी चेंज हो सकता है। गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन आएगी, आज से ये कंपनीज है जो 100 करोड़ से ज्यादा कमाती हैं या 100 करोड़ से ज्यादा उनका टर्नओवर होता है, ये एडवांस टैक्स भरेंगे। तो वो सब आपको याद नहीं करना, आपके लेवल पे जितनी चीज काम की आपको वो सिखाता हूं। अज्यूम करते हैं मैंने एक्सपेक्टेड किया कि मेरा 1 करोड़ का इस साल प्रॉफिट होगा, 1 करोड़ के प्रॉफिट पे अगर मुझे 30% टैक्स देना था, मैंने 30 लाख रुपए का एडवांस टैक्स सरकार को दे दिया। आराम से सुनना, 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड था। ऑब्वियसली पहले से तो नहीं पता हो सकता ना कितना पैसा होगा, कितना पैसा कमाऊंगा। आप एडवांस में टैक्स दे रहे हो तो आप एक अंदाजे से देते हो कि पिछले साल मैंने 90 लाख कमाए थे, इस साल हो सकता है मोटा मोटा 1 करोड़ तक मैं कमा लूंगा। 1 करोड़ पे 30% मैंने एडवांस टैक्स सरकार को कितना दे दिया, 30 लाख। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 करोड़ एक्सपेक्टेड इनकम है, 30% के हिसाब से 30 लाख मैंने एडवांस टैक्स दे दिया। यहां तो कोई दिक्कत। चले सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझना। एक्चुअल प्रॉफिट मेरा आया 1.5 सीआर भाई, अनएक्सपेक्टेडली 1 करोड़ सोचा था, मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, 1.5 करोड़ आ गया। इस पे जो टैक्स बनता है वो 45 लाख बनता है। कैसे सर, 1.5 सीआर का 30% निकाल के देखना कितना टैक्स बनेगा, 45। अब गेम पे आओ, इधर भी आ जाओ एक बारी। एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया, 80 लाख। 80 लाख का 30% होता है 24 लाख, मेरा क्या बनता है, टैक्स। अब दोनों चीजें एक साथ सीखो। यहां पे मैंने टैक्स पे किया 30 लाख, बनता है 45 लाख। 15 लाख रुपए आपको फ्यूचर में और चुकाने पड़ेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, की पैसा और चुकाना है। यहां पे आओ, मैंने पे किया 30 लाख, बनता कितना है सर, बनता तो सिर्फ 24 लाख है। मतलब 6 लाख रुपए मैं सरकार से रिफंड मांगता हूं कि देखो मैंने आपको एडवांस में 30 लाख दे दिए थे, बनते 24 है, लाओ 6 लाख वापस दे दो। इसको हम क्या कहते हैं, डेफर्ड टैक्स। खत्म, सिंपल। तो ये चीजें देखो नोट्स में सिंपल एक लाइन लिखी हुई है, टैक्सेबल इनकम अकाउंटिंग इनकम का डिफरेंस। अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम कम है, दोनों डिफरेंस आपको मिलेंगे। अगर आपको लॉजिकली समझना है, लॉजिकली आप यहाँ वीडियो से समझ सकते हो। नोट्स में एक बार बस एक एक लाइन हो जाए, प्लीज उसको रीड करें। चले आओ जी अगले पे चलते हैं, फटाफट आओ। रिक्वेस्ट ये प्लीज पॉज करके एक बार इसको रीड कर लेना, उसके बाद आगे चलते हैं। वापस से बता रहा हूं, इस चैप्टर में अगर आपने मेहनत नहीं करी, इस चैप्टर की मैंने आपकी थर्ड बुक बेकार जाएगी, पहले ही बता रहा हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियोज दोनों बेकार जाने वाला है। कंपैरेटिव कॉमन साइज तो खैर इसी पर डिपेंडेंट है पूरा, तो इसलिए कहूंगा प्लीज फॉर्मेट्स, हेड सबहेड और मतलब याद नहीं रखना चाहते, मुझे इतनी दिक्कत नहीं है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट कोई नहीं पूछेगा तुमसे, बस ये याद रखो कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी किसके अंदर आती है, नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर। इतना याद रखो हेड सबहेड के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। अब सुनो ध्यान से, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें पढ़ाने जैसा, एक दो पॉइंट्स हैं वो आपको समझा देता हूं। देखो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल जो होते हैं, यूजुअली वो ट्रेड पेबल्स में आते हैं करेंट लायबिलिटी के अंदर। क्यों, मैंने किसी से उधार में कुछ खरीदा, वो हमेशा मेरे को कितने महीने का उधार दे देगा, मैक्सिमम भैया 3 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का उधार, उससे ज्यादा कोई उधार देगा नहीं। इसलिए यूजुअली क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल जो होते हैं वो यूजुअली 3, 4, 5, 6 महीने के लिए होते हैं। मतलब ये यूजुअली कौन सी लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी। यहां तो कोई दिक्कत। अब सुनो, मेरा एक क्रेडिटर था 6 महीने के लिए, मैं 6 महीने बाद उसको पैसा चुकाने उसके घर गया, मैंने डोर बेल बजाई, किसी ने खोला नहीं, मैंने कॉल किया कि सर कहाँ पे हो, आपका पैसा लेके आया हूं, पैसा ले लो।
तो सर कहते हैं कि सर मैं तो वर्ल्ड टूर पे निकला हुआ हूँ, मैं तो 1 साल बाद आऊंगा, अपनी बीवी बच्चों के साथ वर्ल्ड टूर पे निकला हूँ घूमने, 1 साल बाद आऊंगा मैं। तो मैं कहा सर आपका पैसा, कह रहे रौनक भैया आप कहाँ जा रहे हो, अपने पास रखो, 1 साल बाद वापस दे देना। चलो ठीक है। अब अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, ये जो क्रेडिटर है था तो करंट लाइबिलिटी करेक्ट है, लेकिन अब इसको मेरे को टोटल 1.5 ईयर के बाद पैसा देना है, 6 महीने तो खत्म हो गए हैं, 1 साल बाद पैसा देना है। तो जो लाइबिलिटी है ये मेरे को 12 महीने के बाद पे बैक करनी है। मतलब मेरी करंट लाइबिलिटी किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, नॉन करंट लाइबिलिटी। अब सवाल इधर आओ, क्या ये लॉन्ग टर्म बोरिंग का पार्ट है, नहीं है, कोई बोरिंग लोन नहीं है। क्या ये कोई टैक्स लाइबिलिटी है, नहीं। क्या ये कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन मैं आपको सिखाऊंगा, छोड़ो, क्या ये कोई प्रोविजन है, नहीं है। तो जब कहीं ऑप्शन नहीं बचता, जो चीज कहीं नहीं आ सकती, वो फिर हम कहां डालते हैं, अदर में। इसलिए हम इसको कहां पे डालेंगे, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, एनी क्रेडिटर, एनी बिल्स पेबल और एनी करंट लाइबिलिटी एक्सीडिंग 12 मंथ्स, आप उसको कहां पे डालने वाले हो, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। काम खत्म। एक और एग्जांपल देता हूं, आओ। प्रीमियम और रिडम्पशन का नाम सुना है सर, सुना सुना तो लग रहा है, तो याद करना डिबेंचर्स के चैप्टर में जब आपने वो 6 केसेस करे थे, कौन से वाले, इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन, जब मैंने एंट्री में लिखवाया था, एक तो लॉस डेबिट होता है, साथ साथ आप क्रेडिट करते हो प्रीमियम और रिडम्पशन कि 3 साल बाद डिबेंचर होल्डर्स को एक्स्ट्रा पैसा चुकाना है रिडम्पशन के समय, प्रीमियम पे रिडीम होना है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। है तो ये भी लाइबिलिटी, 3 साल बाद एक्स्ट्रा पैसा चुकाना है, लाइबिलिटी है, बिल्कुल लाइबिलिटी। करंट है, नॉन करंट है, सर नॉन करंट है क्योंकि कितने साल बाद चुकाना है, 3 साल बाद। अब ना ये कोई बोरिंग का पार्ट है, भाई डिबेंचर बोरिंग का पार्ट होता है, 100 रुपए का डिबेंचर बोरिंग का पार्ट है, आप 10 रुपए अपनी खुशी से एक्स्ट्रा चुकाना चाहते हो कि भैया इनकी वजह से, इन लोगों की वजह से मेरा, इन्होंने पैसा लगाया कंपनी में, चाहे डिबेंचर फॉर्म में लगाया हो, पैसा तो लगाया, उस पैसे से मेरी कंपनी ने ग्रोथ करी, तो मैं इनको भी कुछ पैसा देना चाहता हूँ, रखो यार तुम भी एक्स्ट्रा रखो, तो ये 10 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ना ये बोरिंग्स है, ना ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, ना ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, तो जो कहीं नहीं जाता वो कहां जाता है जी, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। आपका यहां तक काम खत्म, कोई दिक्कत, आराम से इसको रीड करो प्लीज। चलें सर, अज्यूम्ड आपने इतना पढ़ लिया होगा, आगे चलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज का लास्ट सबसेट लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और भाई इसके 2-3 एग्जांपल मैं समझा देता हूं, बाकी आप आराम से वहां से मेरे नोट्स में 4-5 एग्जांपल होंगे, आप उसको एक बार रीड कर लेना। आओ भाई, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का मतलब होता है, प्रोविजन का मतलब होता है आपने कुछ पैसा इकट्ठा करके रखा है विद अ नोन लाइबिलिटी की फ्यूचर में पैसा चुकाना पड़ेगा। अब देखो इसमें सबसे पहले आता है प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है, सुनो, जब भी कोई इंसान, कोई एम्प्लॉय आपके पास 5 साल से ज्यादा काम कर लेता है, 5 साल क्या लिमिट है, 5 साल, कोई भी एम्प्लॉय आपके पास 5 साल से ज्यादा काम कर लेता है, आपके पास 5 साल से ज्यादा टिका हुआ है, उसके बाद चाहे वो एम्प्लॉय रिटायर होकर जाना चाहे, चाहे वो दूसरी कंपनी में कहीं जाना चाहे, अगर वो ये कंपनी छोड़ के जाता है, आपको उसको एक गिफ्ट देना पड़ेगा। सर गिफ्ट क्या होता है, देखो गिफ्ट की लैंग्वेज हर किसी के लिए अलग है। मान लो वो जो इंसान की मैं बात कर रहा हूँ वो सीईओ ऑफ कंपनी है, उसकी मंथली सैलरी है 1 करोड़ रुपए, तो उसके लिए गिफ्ट में कंपनी क्या देना चाहेगी, हो सकता है गिफ्ट में उसको एक गाड़ी दे दी जाएगी, लग्जरी गाड़ी या ऐसा कुछ, कोई घर दे दिया जाएगा, ठीक है। कोई नॉर्मल से एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है, इसको गाड़ी या घर थोड़ी गिफ्ट में दिया जाएगा, इसकी गिफ्ट की लैंग्वेज क्या होगी, इसको एक मोबाइल फोन हमने गिफ्ट कर दिया, करेक्ट है। तो लोगों की गिफ्ट की लैंग्वेज अलग होती है, लेकिन रूल क्या है, रूल ये है कि 5 साल से ज्यादा कोई इंसान, कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करता है, आपको उसको जब भी वो छोड़ के जाएगा उसको कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा। डिपेंडिंग गिफ्ट क्या होगा वो आपकी कंपनी के ऊपर है। अब आगे सुनो, ये रूल क्यों बनाया गया, देखो ये रूल इसलिए बनाया गया कि ताकि ये रूल के बारे में हर एम्प्लॉय को पता होता है, जो भी एम्प्लॉय जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाता है उसको इतना बेसिक रूल पता होता है। अब एम्प्लॉय 5 साल तक छोड़ के नहीं जाएगा, आपकी कंपनी के साथ लॉयल रहेगा, वरना यूजुअली क्या होता है, मान लो एक कंपनी है टीसीएस, एक कंपनी है विप्रो, दोनों आईटी कंपनीज हैं, मेरे को यहाँ से 1 लाख का ऑफर मिला, मैंने 3-4 महीने यहाँ जॉब करी, विप्रो ने मेरे को 1,05,000 का ऑफर किया, मैं यहाँ चला जाऊंगा, यार 5,000 ज्यादा मिल रहा है, काम तो सेम ही है, अच्छा। फिर वापस ने टीसीएस ने 1,10 का ऑफर किया, मैं यहाँ आ गया, तो ये गेम चलता रहता है। इससे क्या होता है, दिक्कतें होती है, दोनों है तो राइवल कंपनीज, दोनों इंडियन कंपनीज है, लेकिन दोनों कंपनी का सेम काम है आईटी, राइवल तो है, तो दोनों कंपनी की जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे में लीक हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है। इसलिए ये चीज बनाई गई ग्रेच्युटी वाली कि पहले तो एम्प्लॉय को लालच आएगा कि यार 5 साल यहीं रुकते हैं, अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा, अच्छी सैलरी हाइक होगी, सब कुछ होगा, गिफ्ट मिलेगा। प्लस में अब बच्चा बोलता है सर 5 साल बाद छोड़ के चले जाएं तो देखो जा सकते हो, लेकिन एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, 5 साल तक अगर आपने सेम जगह काम कर लिया, आपको वहां के लोग, वहां के आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी जगह है, उसकी आदत लग जाती है कि भैया मैं यहीं पे काम करना है, मैं यही कंफर्टेबल हूं। आप रोज घर से ऑफिस जाते हो, सेम रास्ता, आपके एम्प्लॉयज, आपके दोस्त, आपके कलीग सेम,
आपका रहने का इन्वायरमेंट सेम, हमें साइकोलॉजिकल उस जगह की आदत लग जाती है। तो ऐसा देखा गया, मैं ये नहीं कहता जरूरी हो, 90% ये केस देखा गया है कि लोग अपनी जॉब्स नहीं छोड़ते, लोग वहीं पे रहते हैं, अपनी जिंदगी वहीं, थोड़ी हाइक मिलती जाएगी वहीं रहते हैं, कोई एक्स्ट्रा मूव नहीं उठाता कि हम कुछ अलग करना चाहते हैं। तो भैया ये सब लॉ मेकर्स को पता है, तो इसलिए उन्होंने 5 साल का टाइम पीरियड दिया। अब 5 साल को इंसान रुक गया, मुझे उसको पैसा देना पड़ेगा, चाहे गिफ्ट हो, कुछ भी चीज देनी है। मेरे को एक चीज पता है, फ्यूचर में इसको मुझे जब भी जाएगा 5 साल 10 साल 12 साल बाद, 50 साल बाद भी रिटायर होके, 50 की एज में रिटायर होके जाता है, तब भी मुझे उससे कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा। तो मैं पहले से एक गुल्लक रेडी रखता हूं कि मुझे ये पैसा इसको देना है, या ये पैसा इसके गिफ्ट के लिए यूज होगा। इसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। अब पहली बात, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्यों है? ऑब्वियसली कितने साल बाद पैसा देना है? 5 साल। 5 साल 12 महीने को एक्सीड करता है, तो इसलिए कौन सा है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। कोई दिक्कत? सर एक दो एग्जांपल और आपको बता देता हूं। प्रोविजन फॉर वारंटी। देखो पहली बात ना, एक चीज अभी बताता हूं, जितना मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर आपको ये सब नहीं समझना, टेंशन वाली बात नहीं है, एक बार इसको देखो, उसके बाद कभी रिवीजन में इतना मत देखना। जब भी इस वीडियो को वापस देखोगे, रिवीजन में इतना मत देखना। आपको बस ये याद रखना है कि भैया प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर अर्न लीव, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये सब लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर आता है। और ये किसके अंदर आता है? नॉन करेंट लायबिलिटी। याद तो सिर्फ इतना ही रखना है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। चले प्रोविजन फॉर वारंटी पे आते हैं। भाई मैंने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, उस पर लिखा था 10 इयर्स वारंटी ऑफ कंप्रेसर। सबके रेफ्रिजरेटर पे लिखा होगा, प्लीज जाकर देखना एक बारी। फ्रिज पे 10 इयर्स 5 इयर्स की वारंटी आपको मिलती है। आप गाड़ी खरीदते हो, 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर्स की समथिंग की वारंटी आपको मिलती है कि कुछ दिक्कत होगी हम आपको फ्री में ठीक करके देंगे। एसी वगैरह खरीदते हो, 2-3 साल की आपको वारंटी मिलती है। अब सुनो, कंपनी को एक चीज पता होता है, हम कितनी अच्छी कंपनी है, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि हमारे 1% प्रोडक्ट्स खराब निकले। भाई यार एक बात बताओ, मशीन्स भी होती हैं, वो हमेशा 100% सही नहीं हो सकती ना कभी किसी दिक्कत की वजह से 1% चांस बन जाता है कि प्रोडक्ट्स खराब निकल सकते हैं। तुमने कई, अगर तुम थोड़े बहुत कार गाड़ियों के बारे में नॉलेज रखते हो, टाटा महिंद्रा की जब कार्स लॉन्च होती हैं, कई बार ऐसी न्यूज आती है कि 1 महीने के अंदर टाटा महिंद्रा ने अपनी सारी गाड़ियां वापस मंगा ली रीचेकिंग के लिए, कि भैया ये चीज हमें डिफॉल्ट मिली, ये चीज हमें दिक्कत मिली, इसको हम ठीक करके देते हैं फ्री में, तुमसे कभी पैसा नहीं लिया जाता। सिमिलर चीज यहाँ पे है कि यूजुअली वारंटीज में यही चीज होती है, 3-4 साल के अंदर कोई भी दिक्कत आएगी, कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज ठीक करके देगी। अब देखो पहली बात, 10 साल की वारंटी है, 10 साल तक भी दिक्कतें आ सकती है। पहली बात लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। अब है पता है 1% पैसा मैं रेडी रखता हूँ कि सारे प्रोडक्ट मेरे अच्छे हैं, 1% प्रोडक्ट में तो दिक्कत हो सकती है ना, मैं मान के चलता हूँ कि ये दिक्कत होगी, तो इसके लिए मैं पहले से गुल्लक मेंटेन करके रखता हूँ। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोविजन फॉर वारंटी। बाकी सारे आपको समझने की जरूरत नहीं, बहुत टाइम लगेगा, तो इससे बेटर है प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर अर्न लीव, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। नाम याद रखो, ये चारों प्रोविजन लॉन्ग टर्म प्रोविजन और किसके अंदर आते हैं? नॉन करेंट लायबिलिटीज। प्लीज एक बार इसको रीड करना। चलो 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 फटाफट इसको रीड करो। चलें सर, अज्यूम्ड आपने रीड कर लिया होगा। लास्ट लाइबिलिटीज के लास्ट सब लास्ट मेजर हेड पे आते हैं करंट लाइबिलिटीज। सर करंट लाइबिलिटीज कौन सी लाइबिलिटी? वो लाइबिलिटी जो आपको 12 महीने के अंदर अंदर पे बैक करनी हो। तो देखो नाम काफी सिमिलर है, वहां पे लॉन्ग टर्म बोरिंग था, तो यहाँ पे आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो भैया कोई भी लोन वगैरह, बैंक से आपने लोन लिया 6 महीने के लिए, कोई भी छोटा मोटा आपने लोन लिया हो 6 महीने या विद इन 12 मंथ्स के अंदर आपने पैसा उठाया है, चाहे वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से आपने पैसा उठाया, कोई भी अमाउंट हो, ये सारा कहां पे आता है? शॉर्ट टर्म बोरिंग। अब इसके अंदर दो मेरे पास स्पेशल पॉइंट्स हैं जो मेरे को आपको सिखाने हैं, ध्यान से सुनना। एक है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, आपको नोट्स में मिलेगा, आराम से देखना क्या होता है, समझाता हूं, ध्यान से सुनना। सर मैंने डिबेंचर इशू करे थे 10 लाख रुपए के। सर डिबेंचर कौन सी लाइबिलिटी होती है? सर डिबेंचर होती है लॉन्ग टर्म बोरिंग नॉन करेंट लाइबिलिटी, 5-6 साल के लिए इशू होते हैं। चलो मान भी लेते हैं मैंने 5 साल के लिए डिबेंचर इशू करे, कोई दिक्कत? सर कौन सी लाइबिलिटी है? लॉन्ग टर्म बोरिंग नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब मैं आपसे कहता हूं इसमें से 4 साल खत्म हो चुके हैं, 5 साल पहले, 4 साल पहले इशू करे थे, तो जब इशू करे थे 5 साल के लिए, 4 साल खत्म हो चुके हैं। अब आप एक चीज सीखो, आपको विद इन 1 ईयर इसका पैसा चुकाना पड़ेगा। 5 साल के लिए डिबेंचर इशू करे, 5 साल का लोन उठाया, 4 साल खत्म, कितने साल बचे? 1 साल। मतलब इस डिबेंचर का पैसा आपको विद इन 12 मंथ्स चुकाना है, करेक्ट है? तो इसको मॉडिफाई करके, पहली बात तो इसको बोला जाता है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। डेट ये लॉन्ग टर्म था, बोरोइंग ये लॉन्ग टर्म ही थी,
लेकिन उसकी करंट मेच्योरिटी आ चुकी है, मतलब विद इन 1 ईयर, विद इन 12 मंथ्स आपको इसका पैसा चुकाना है। करेक्ट है, ठीक है जी। तो ये किसके अंदर आता है सर? ये आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर। भैया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी, अब वो विद इन 12 मंथ्स चुकानी है, तो उसको कन्वर्ट करके किसके अंदर डाला जाता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। कहा क्या जाता है? करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। कोई दिक्कत? एक ये पॉइंट अच्छा है जिसको मैं स्टार पॉइंट मानता हूं। दूसरा एक होता है डिपॉजिट्स। अब देखो ये पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को लग सकता है। डिपॉजिट का मतलब बच्चा सोचता है पैसा जमा कराया है, ये वो। तुम सही हो, लेकिन यहाँ पे जो सीबीएसई, एनसीईआरटी या टीएसडीके की अजम्पशन होती है, वो अजम्पशन आपको बताना चाहता हूँ। आप कंपनी की बुक्स पढ़ रहे हो, कंपनी एनालिसिस, मैंने पैसा बैंक में जमा कराया, मैं कंपनी हूँ कि बैंक कंपनी? सर ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक कंपनी है, एक्सिस बैंक कंपनी है, पीएनबी, एसबीआई ये कंपनी है। करेक्ट है, कंपनी तो बैंक है। अगर बैंक के पास पैसा डिपॉजिट हो रखा है तो बैंक के लिए एसेट है कि लाइबिलिटी है? सर बैंक को ही पैसा फ्यूचर में वापस से चुकाना पड़ेगा, मतलब बैंक के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। ये भी ठीक है। लास्ट बात, करंट लाइबिलिटी है कि नॉन करंट है? सर देखो आपका पैसा जो बैंक में पड़ा है, आप कभी भी उसको पेटीएम, यूपीआई आजकल चल गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम से निकाल सकते हो, चेक से निकाल सकते हो। कोई लिमिट थोड़ी है, तुम बैंक से पैसा निकालने जाते हो, ये थोड़ी बोलते हैं वो 2 साल बाद आना, नहीं बोलते ना। उसका मतलब पैसा कभी भी निकाल सकते हो। तो कौन सी लाइबिलिटी है बैंक के लिए? करंट लाइबिलिटी। इन शॉर्ट आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। मैं बस अपने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको समझा सकता हूं। डिपॉजिट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है, वो क्या है? करंट लाइबिलिटी। और बैंक के लिए क्या होता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। भाई मेरा पैसा बैंक के पास पड़ा है, तो बैंक ने हमसे पैसा बोरो करके रखा है। डिपॉजिट्स ये होता है बैंक ने हमसे पैसा बोरो करके रखा है, उसी पैसा को बैंक चाहे म्यूचुअल फंड में लगाए, चाहे आगे लोगों को, जनता को लोन देने के लिए लगाए, वो उसका काम है, वो मेरा काम नहीं है। लेकिन मेरा पैसा जो बैंक के पास पड़ा है, इसको हम कहते हैं डिपॉजिट्स। और आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर लिखते हो कि सर ये तो शॉर्ट टर्म बोरिंग है और क्या है? करंट लाइबिलिटी। मेरे को पता है पॉइंट मुश्किल है, इसलिए मैं आपको अलग से हाईलाइट करके 2 पॉइंट बताए हैं कि बाकी सब तो ठीक है। आपने फ्रेंड से लोन लिया, बैंक से लोन लिया 6 महीने के लिए, सब आप समझ जाओगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड या बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आता है, करंट लाइबिलिटी में सब ओके। ये 2 पॉइंट समझने में दिक्कत आती है, इसलिए आपको साथ साथ एक्सप्लेन आराम से प्लीज शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को रीड करना। चलो 2 मिनट लगाओ, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के सारे एग्जांपल्स प्लीज रीड करो। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स पे एक स्पेशली हेडिंग होगी, प्लीज उसको भी रीड करना। चलें सर आगे, इतना हो गया तो आगे चलते हैं। आओ भाई फटाफट चलें, अब ज्यादा काम बाकी नहीं है तो फटाफट सुन लो। ट्रेड पेबल्स के अंदर सिर्फ 2 नाम आते हैं, क्रेडिटर और बिल पेबल। कुछ नहीं करना इसके अंदर, कुछ समझाने जैसा नहीं है। क्रेडिटर वो लोग होते हैं, कौन लोग होते हैं? जिनसे आप उधार में कुछ खरीदते हो, फ्यूचर में पैसा चुकाना, ये आपके लिए कौन होते हैं? क्रेडिटर्स। वही क्रेडिटर्स आपके एक बिल पे साइन करवा लें कि ले साइन कर, तो 3 महीने बाद पैसा चुकाएगा, तो क्रेडिटर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बिल्स पेबल में। तो ट्रेड पेबल्स आपके लिए करंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि यूजुअली कोई उधार आपको 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने के लिए देता है, उससे ज्यादा कोई उधार नहीं देता। तो 12 महीने से कम है तो करंट लायबिलिटी। अलग से सब हेड इसका क्या है? ट्रेड पेबल। काम खत्म। पहले आता हूं शॉर्ट टर्म प्रोविजन पे, फिर अदर करंट लायबिलिटी आपको कराऊंगा। पहले डी पॉइंट पे आ जाओ सारे, प्लीज साथ साथ आप नोट से रीड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, रीड करते रहना। लास्ट पे आते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सेम प्रोविजन है कि फ्यूचर में पैसा जाना है, बस शॉर्ट टर्म मतलब 12 महीने के अंदर अंदर। तो नाम सुन लो बस। प्रोविजन फॉर टैक्स, पहले नाम आपको सारे बता देता हूं। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स एटसेट्रा। सुनना ध्यान से। एक साल में कितना टैक्स देना है आपको विद इन 1 ईयर पता चल जाएगा, इसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। एक साल में आपके एसेट्स कितने यूज हुए हैं, उन पे कितना डेप्रिसिएशन लगा है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये सारे नाम आपके जाने पहचाने। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स क्या होता है? सर पैसा एक साल में कितना डूब सकता है, डूबने के चांसेस है, कितना डूब चुका है, एक साल में पता चल जाएगा ना। तो ये कौन सा प्रोविजन है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये सारे प्रोविजन विद इन 1 ईयर आपको बता देते हैं कि विद इन 1 ईयर आपको बता देते हैं कि कितना पैसा डूबा, कितना पैसा लगा, कितना डेप्रिसिएशन लगा, सब कुछ। तो ये कौन से प्रोविजन है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्लीज एक बार नोट से इसको रीड करना बेटा, फटाफट रीड करो। मैं अदर करंट लायबिलिटी डायरेक्ट, बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो मैं सारे आपके लिए नोट से पढ़ के फटाफट इस क्लास को खत्म करते हैं। चलो पूरी लायबिलिटीज आपकी खत्म हो जाएंगी, नेक्स्ट क्लास में आएंगे एसेट्स करेंगे। चलो 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 आ जाओ, चलें सर। सर चलो अदर करंट लायबिलिटीज, नाम पढ़वा रहा हूं, देखो हर एक एक्सप्लेन करूंगा, मैं कर सकता हूं, मेरे को कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका भी टाइम खराब होगा, मेरा भी टाइम खराब होगा, तो फटाफट करते हैं। हमें बस नाम याद रखने हैं। क्या नाम? सर जितने नाम बताऊंगा ये अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आते हैं। वो किसके अंदर आती है? करंट लायबिलिटी। नाम सुनो, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। चलो ये कंफ्यूजन होती है, ये समझा देता हूं। आओ, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। सर इसमें फर्क क्या है? देखो
अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, समझने का ट्राई करना, ठीक है। एक केस है कि मैंने 1 अप्रैल को लोन लिया, चलो नहीं 1 अप्रैल नहीं, मैंने 31 मार्च को लोन लिया, केस ये है। दूसरा केस है मैंने 30 जून को लोन लिया, दोनों अलग अलग केस है। अब सुनना, मैं बात करता हूं नेक्स्ट ईयर के, मैं 31 मार्च पे आ चुका हूं, ये 31 मार्च 2022 की बात है, ये 30 जून 2022 की बात है। मैं 31 मार्च 2023 पे आ गया। अब सुनो, एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, अकाउंट्स में एक एक्रूअल बेसिस फॉलो होता है जो कहता है 1 साल के सारे खर्चे अकाउंट्स में दिखाओ, ठीक है। इस लोन की बात करते हैं, मेरा इंटरेस्ट एक्रू भी हो चुका है। एक्रू का मतलब क्या होता है, साल खत्म, तो इस साल का जितना भी खर्चा है एक्रूअल बेसिस पे दिखाना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है और ड्यू भी हो चुका है, क्योंकि 31 मार्च को ही मैंने लोन लिया था, तो 31 मार्च को ही आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट एक्रूड, क्योंकि 31 मार्च है, एंड ड्यू क्योंकि लोन भी कब लिया हुआ है, 31 मार्च को। अब इधर आओ, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, आपने 30 जून को लोन लिया था, ठीक है, 31 मार्च तक आते आते पक्का 9 महीने होते हैं, 9 महीने होते हैं, 9 महीने का इंटरेस्ट एक्रू तो हो चुका है। एक्रू का मतलब क्या है, 9 महीने का इंटरेस्ट आपको इसी फाइनेंशियल ईयर में शो करना है, इसी साल के अकाउंट्स में शो करना है, तो इंटरेस्ट एक्रू तो हो चुका है। लेकिन लोन कब लिया है, 30 जून को, तो इंटरेस्ट की पेमेंट भी कब होगी, 30 जून। क्या आज ड्यू हुआ है इंटरेस्ट देने के लिए, क्या जिससे लोन लिया है कि उसको आज आपको इंटरेस्ट पे करना है, नहीं करना, तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, सिंपल। आओ जी, देखो समझ आया, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो टेंशन मतलब, बस ऐसे नाम याद रखो। आगे देखो आपको और मिलेगा, पहले दो नाम आपको दिखा देता हूँ, 6th और 7th सेम से हैं, अनपेड मैच्योर डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट अक्रूड, अनपेड मैच्योर डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट अक्रूड, इसी तरीके के पॉइंट्स हैं, तो आपको ऐसे पॉइंट याद रखने। एक दो पॉइंट और सुनो, कॉल्स इन एडवांस, एडवांस इनकम, ये आपके लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। आपको पता है एडवांस में कुछ मिलना लाइबिलिटी है। एक बच्चे ने मेरे को 1 महीने की फीस एडवांस में दी, एडवांस में फीस लेता हूं मैं, तो एडवांस में फीस आ गई 1 तारीख को, अब मेरे ऊपर लाइबिलिटी है कि मेरे को इसको 1 महीना पढ़ाना पड़ेगा, अगर मैं नहीं पढ़ाता तो मुझे पैसा वापस से रिफंड करना पड़ेगा, करेक्ट, सिंपल। आगे आओ, और क्या क्या गिवन है, अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड। आओ भाई देखो, इसके ऊपर तो मैं एक चीज पूरी सिखाऊंगा अनपेड डिविडेंड के ऊपर, फिलहाल सुन लेते हैं अनक्लेम डिविडेंड क्या है। मैं आगे आने वाली क्लासेस में इसी चैप्टर में एक चीज पढ़ाऊंगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी, वहां पे पूरी कहानी सुनाऊंगा, तब अनपेड डिविडेंड बताऊंगा। फिलहाल सोचते हैं अनक्लेम डिविडेंड क्या है। देखो छोटी सी बात है, तब कहानी में सुन लेना, अब सुन लो, छोटा सा भी सुन लो। कंपनी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, कंपनी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है, डिविडेंड अगर डिक्लेयर हो चुका है आपको विद इन 30 डेज आपको पे करना है। डिक्लेयर क्या होता है, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, बात की क्लास का काम है, भी टेंशन मतलब, बस सुनो। 30 दिन के अंदर पैसा चुकाना है। कंपनी ने मेरे घर पे पैसा भिजवाया, लेकिन मैं घर पे नहीं था, तो ऑब्वियसली भाई कोई पैसे वाला अमाउंट होगा, तो जो भी कोरियर वाला आता है वो कभी भी ऐसा नहीं देता, पहले आपकी आईडी चेक करता है, आपके साइन करवाता है, फिर आपको वो एनवेलप देके जाता है, उसको बोला गया होता है। ऑब्वियसली पैसा अमाउंट है, किसी गलत इंसान के हाथ ना लग जाए, ठीक है। मैं घर पे नहीं था, वो एनवेलप वापस चला गया। अब मैंने डिविडेंड को क्लेम नहीं किया, मैंने डिविडेंड अपना नहीं लिया, मैं वापस आ गया घूम के 10-15 दिन में। अब ये पैसा मैं कंपनी से कभी भी मांग सकता हूं, भाई मेरा पैसा है ना, अभी नहीं पहुंचा, कंपनी से पैसा मैं कभी भी मांग सकता हूं, आज कल परसों, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, कभी भी मांगा जा सकता है। तो पहली बात, जो अनक्लेम डिविडेंड कंपनी के पास वापस पहुंच गया था, क्योंकि मेरे को नहीं मिला तो पैसा वापस कंपनी के पास चला गया, ये करंट लाइबिलिटी है। क्यों है करंट लाइबिलिटी, सर आप ये पैसा 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना कभी भी मांग सकते हो ना, तो ये कौन सी लाइबिलिटी है, करंट। अब बताओ, क्या ये कोई बोरिंग है, नहीं। क्या ये बिल पेबल है, नहीं। क्या ये क्रेडिटर है, नहीं। क्या ये कोई प्रोविजन है, नहीं। जो चीज कहीं नहीं जाएगी वो फिर कहां पे जाएगी, अदर करंट, सिंपल। बताओ जी कोई दिक्कत, चले एक दो पॉइंट और आपको पढ़ा देता हूं। इनकम या इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, कॉल्स इन एडवांस हो गया, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पेबल। इधर आओ, कोई भी चीज हो, अभी सुन लेना, मैंने आपको सिखाया प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स हो या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ऐसा कुछ भी होता है वो हमेशा कहां पे जाता है, सर वो जाता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन नॉन करेंट लायबिलिटी में। लेकिन वर्ड सुनना, मैंने लिखा क्या है नोट्स में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पेबल। पेबल मतलब आपको अभी ये पैसा चुकाना है, अभी का मतलब होता है विद इन 12 मंथ्स, तो सर ये आपके लिए कहां पे आने वाला है, अदर करेंट लायबिलिटी। क्यों, पहली बात तो करंट लायबिलिटी है विद इन 12 मंथ, ना ये कोई बोरिंग है, ना ये ट्रेड पेबल है, ना ये कोई लॉन्ग शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, तो वहां कहां पे आएगा, अदर करंट लायबिलिटी। सर काम खत्म। देखो अभी बता रहा हूं, मुश्किल चीजें हैं, आसान नहीं है। आप फर्स्ट सेकंड बुक पढ़ के आए हो, उस लेवल जिस लेवल से आपने पढ़ा है, थर्ड बुक इतनी आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करो।
तो सर एक ही चीज बोलूंगा, मेहनत करो, अच्छे से करो, आपको आराम से समझ आएगा। लास्ट आपको काफी चीजें इसमें समझ आई होंगी, हो सकता है 2-3 पॉइंट्स आपको ऐसे लगे होंगे सर नहीं समझ आया, तो एक ही रिक्वेस्ट है, समझने नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आप बस इतना याद रखो। फॉर एग्जाम्पल लेता हूं, मैं आपसे पूछता हूं प्रोविजन फॉर टैक्स कहां आता है? सर प्रोविजन तो दो होते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। टैक्स मतलब विद इन 1 ईयर, तो सर ये तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। हाँ यहां आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, किसके अंदर आता है? करंट लायबिलिटी। ठीक है, दूसरा एनी रिजर्व, मैं बोलता हूं आपसे कोई भी रिजर्व, XYZ रिजर्व है। सर रिजर्व हमने पढ़ा था रिजर्व एंड सरप्लस में, तो सर रिजर्व एंड सरप्लस तो यहां आता है, ये किसके अंदर आता है? शेयर होल्डर्स फंड। इन शॉर्ट आपको हेड सब हेड याद करने हैं, आपका काम खत्म। तो सर इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, लाइबिलिटीज खत्म हो गई है, नेक्स्ट क्लास में एसेट्स कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।